नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। यहाँ पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अलैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, एकल जीव ही अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं, उसे अपन कहते हैं अलैंगिक जनन। अब इस अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, यानी कि जो प्रोजेनीज उत्पन्न होंगी वो अपने पेरेंट्स के जैसी ही दिखेगी। अलैंगिक जनन की 6 विधियां हमने पढ़ी थी। सबसे पहला हमने देखा था विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन, जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। अब ये अपने 2 टाइप का द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन के अंदर जो एक कोशिकीय जीव है उसका शरीर 2 बराबर भागों में विभक्त होगा। बहुविखंडन के अंदर क्या होगा कि जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में विभक्त होगा। द्विविखंडन का एग्जाम्पल क्या है अपना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लीशमैनिया। बहुविखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। दूसरा हमने देखा खंडन विधि के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अलैंगिक जनन, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा, जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर खंडों में विभक्त होता है और प्रत्येक खंड से एक नई जीव की उत्पत्ति होती है, उसे अपन कहते हैं खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। तीसरा हमने देखा मुकुलन विधि के द्वारा, यानी कि बडिंग। तो आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर पर एक उभार बन जाता है, फिर वो उभार कलिका के रूप में विकसित होता है। अब ये कलिका मैच्योर होके उस ऑर्गेनिज्म के शरीर से अलग हो जाती है और एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेती है, तो उसे अपन कहते हैं मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल क्या है इसमें, हाइड्रा। चौथा अपना आता है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर से रीजनरेट कर लेती है खुद को, ऐसे ही इसमें ऑर्गेनिज्म के शरीर का प्रत्येक भाग जो है वो रीजनरेट करके एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेता है, उसे अपन कहते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। पांचवा अपना आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वानस्पतिक जनन, या फिर अपन इसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। ये पौधों के अंदर होगा, पौधे के किसी भी कायिक भाग से एक नया पौधा जो है बन जाता है, उसे अपन कहते हैं वानस्पतिक जनन। एग्जाम्पल क्या है, आलू हो गया, प्याज हो गया, इसके बाद आपका गुलाब है, हल्दी है, अदरक है, गन्ना है, इन सब में। और छठा अपना आता है बीजाणु समासंघ के द्वारा, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस फंगस। तो ब्रेड पर जब फंगस लग जाती है तो उसे अपन कहते हैं, वो फंगस कौन सी होती है, राइजोपस फंगस। अब इसमें क्या होगा कि बीजाणुधानी में से जब वो बीजाणुधानी प्रस्फुटित होती है तो उसमें से स्पोर निकल के आते हैं, जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं बीजाणु। अब ये अपनी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। इस तरीके से इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पादपों के अंदर लैंगिक जनन और फिर देखेंगे मानवों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता क्या है, जिसमें 2 इंडिविजुअल्स विपरीत लिंगी जो होते हैं, एक नर होगा और एक मादा होगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 इंडिविजुअल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं विपरीत लिंगी और जो है एक नए ऑर्गेनिज्म की, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अब इनमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर जो बनाता है बच्चे लोगों, वो क्या बनाता है, नर युग्मकों का निर्माण करेगा और मादा जो है वो मादा युग्मकों का निर्माण करेगी। ठीक है, अब ये युग्मक बन गए। अब ये युग्मक क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और इनके मिलने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे अपन कहते हैं युग्मनज, यानी कि जायगोट। क्या कहा जाता है इसको, जायगोट कहा जाता है। अब देखो ये जो जायगोट है ना आपका, वो 2n स्ट्रक्चर है। कैसे, देखो नर गैमीट हुआ n, फीमेल गैमीट हुई n। भाई एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें आधे गुणसूत्र मम्मी से आते हैं, आधे पापा से आते हैं। यानी कि एक बच्चा पैदा होने में आधा भाग मम्मी का होता है, आधा पापा का भाग होता है ही नहीं होता।
वही बस जब वो दोनों मिलेंगे तो मिलके क्या बना लिया, एक 2n स्ट्रक्चर, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया है, युग्मनज यानी कि जायगोट। अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होके एक नया जीव जो है इसमें बन जाएगा। तो इस तरीके से लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगी जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। अब जो लैंगिक जनन है उसके अंदर आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर ले लो, ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो हम सब एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं। हर सब में जो है अलग अलग विभिन्नता अपन को देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग गया तो सब एक जैसे दिखने लग जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स के जैसा ही क्या होगा, बच्चा पैदा होगा, सेम टू सेम फोटोकॉपी निकल के आएगी, तो वेरिएशंस देखने को ही नहीं मिलेगी। तो इस वजह से लैंगिक जनन के अंदर अपन को क्या है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। देखिए इधर, नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक होता है। दो भिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं, अब युग्मक कोशिकाएं इसमें तो नर युग्मक, मादा के अंदर मादा युग्मक। लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा तो इन दोनों के मिलने की प्रोसेस को क्या कहा अपन ने, निषेचन। युग्मनज का निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, युग्मनज बन गया, जिससे एक नए जीव का निर्माण होगा। तो एक नया जीव जो है इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उत्पन्न होता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं कि इन दोनों युग्मकों का संयुग्मन जो है वो कैसे होता है। देखो, एक होता है मादा युग्मक और दूसरा आपका होता है नर युग्मक। ठीक है, ये दो गैमीट्स बनते हैं, युग्मकों को अपन इंग्लिश में कहते हैं गैमीट। अब ये दो गैमीट बने आपके, नर और मादा युग्मक, जिसमें से जो मेल गैमीट होता है वो क्या होता है बच्चे लोगों, गतिशील होगा, मोटाइल होगा। यानी कि जो फीमेल है वो तो रानी बन के एक जगह बैठी रहेगी, बेचारा ये जो है मेल गैमीट ये जाएगा उसके पास उसके नखरे उठाने। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो मेल गैमीट है वो गतिशील होता है, वो मूवमेंट करके कहाँ पर जाता है, मादा युग्मक तक जाता है, फीमेल गैमीट तक जाता है, तब जाके उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। आई क्या नहीं आई बात समझ में? अब इसने तो क्या किया, जाने का काम किया। ये जो फीमेल गैमीट, अब ऐसा तो है नहीं कि ये बैठी रहेगी कुछ काम नहीं करेगी, इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा, ये तो रानी है, नहीं। देखो, ये पापा की परी नहीं है। देखो, मादा युग्मक में क्या होता है कि ये जो है क्या करेगी, भोजन का भंडारण होता है इसके अंदर। आप कहेंगे कि भोजन भंडारण से हमें क्या लेना देना? तो देखो, जब एक बच्चा विकसित होता है, चाहे वो किसी ह्यूमन के पेट में हो, चाहे किसी जानवर के पेट में हो, चाहे आप पेड़ पौधे ले लो, तो जब एक नया बीज बन रहा होता है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। भाई, बच्चा जो है बिना खाए पिए तो नहीं रह सकता ना। वो अगर मानवों के अंदर मान लीजिए कि बच्चा पेट में है, तो उसको 9 महीने सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन तो ज़रूरी होगा, तो वो अपनी मदर के थ्रू उस न्यूट्रिशन को लेता रहता है। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है कि जो बीज है वो भ्रूण पोष से अपना क्या लेता रहता है, अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो ये जो आपका होता है फीमेल गैमीट, ये क्या कार्य करता है, भोजन भंडारण का कार्य करता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से जब भ्रूण विकसित होगा तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम ये करेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? चले देखो आगे। अब जनन कोशिकाएं कौन सी होती है? सबसे पहले अपन देखते हैं पादपों के अंदर जनन। सबसे पहले क्या देखते हैं? पादपों में जनन देखते हैं। देखिए, पादपों के अंदर जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, पुंकेसर। नर युग्मक क्या होता है, पुंकेसर होता है। और जो फीमेल है यानी कि मादा है वो क्या है, अपना स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर। अब
इस पुंकेसर में अपने क्या प्रेजेंट होते हैं, पराग कण मौजूद होते हैं, पॉलेंस मौजूद होते हैं, जो कि क्या है, आपके नर युग्मक है। इस स्त्री केसर में जो है आपके बीजांड प्रेजेंट होता है, अंडाशय है, वैसे इसका जो अंग है वो क्या है, अंडाशय। अब इस अंडाशय के अंदर अपना क्या प्रेजेंट होता है, बीजांड प्रेजेंट होता है, और उस बीजांड में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, और बीजांड के अंदर आपकी क्या है, अंड कोशिका है, एग सेल है, जिसको जाके ये परागकण क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। अब कैसे करेंगे वो चीज अपन इसमें देखेंगे। देखिए आगे एक बार कि जीव जनन जो है वो कैसे करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले अपन को एक पुष्प की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर ही आपकी सारी चीजें प्रेजेंट होती है। जब अपन को फ्लावर की स्ट्रक्चर पता होगी तो अपन को पुंकेसर, स्त्री केसर भी पता होंगे, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले पुष्प के प्रकार देखते हैं। दो तरीके के आपके पुष्प होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। जैसे कि नाम से डिफाइन है, एक लिंगी जिस पुष्प के अंदर केवल और केवल एक ही स्ट्रक्चर मौजूद हो, या तो वो पुंकेसर हो या वो स्त्री केसर हो, तो उसे अपन कहते हैं एक लिंगी, यानी कि केवल एक जो है आपके क्या है, जनन अंग है उसके अंदर, उसे अपन कहते हैं एक लिंगी। उभयलिंगी क्या होता है कि जिस पुष्प में दोनों ही चीजें प्रेजेंट हो, आपके स्त्री केसर भी हो, पुंकेसर भी हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है उभयलिंगी। और उसके एग्जाम्पल क्या है, गुड़हल और सरसों। तो ये तो हुए आपके पुष्प के प्रकार। अब अपन को आनी चाहिए एक पुष्प की स्ट्रक्चर बनाना। क्या, एक पुष्प की स्ट्रक्चर बनाना अपन को यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहले देखो, पुष्प में अंदर की साइड कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। सबसे अंदर की साइड ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, ठीक है, और इसमें ये इस तरीके से मौजूद है। देखो ये आपका क्या है, ये है स्त्री केसर। ये क्या है आपका, स्त्री केसर। इसमें ये वाला जो भाग है ये है आपका वर्तिकाग्र। इसको क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये जो आपका इस तरीके से लंबा वाला भाग है इसे अपन कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। इसके बाद जो आधारी फूला हुआ भाग है इसे अपन कहते हैं अंडाशय। क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, ठीक है। अब इस अंडाशय के अंदर जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और इस बीजांड के अंदर आपकी कौन सी कोशिका मौजूद होती है, तो इस बीजांड में आपकी कुछ इस तरीके से 7 सेल मौजूद होती है। 3 इधर की साइड, 3 इधर की साइड, और एक डबल न्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि जिसके पास 2 केंद्रक होते हैं वो बीच में। तो इस तरीके से अपनी क्या हो गई, 7 सेल मौजूद होती है, 7 सेल 8 केंद्रक वाली, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी क्या है, अंड कोशिका है। तो ये हुआ आपका स्त्री केसर। अब पुष्प में सबसे अंदर की साइड तो ये वाली स्ट्रक्चर आपकी मौजूद होती है। फिर देखिए ये जो है इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से पुष्प में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब ये क्या है आप खुद अंदाजा लगाओ। आप लोगों ने बड़े फूल दिए होंगे और बड़े फूल लिए होंगे खूब आराम से, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, तो इनको अपन कहते हैं पुंकेसर। क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। अब इस पुंकेसर में ये तो क्या है आपका, इसे कहते हैं अपन तंतु। क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। जो ये लंबा सा पोर्शन है इसको अपन कहते हैं तंतु, यानी कि फिलामेंट। और ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है इसे अपन कहते हैं परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है, जिसके अंदर आपके क्या मौजूद होते हैं, इस तरीके से पराग कण मौजूद होते हैं।
तो ये आपके क्या हो गए, परागकण इस पराग कोश के अंदर मौजूद हो गए। तो यहाँ पर हमने नर जनन अंग बना लिया पुष्प का और मादा जनन अंग भी बना लिया। नर जनन अंग ये हो गया, जो इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई, और ये क्या हो गया आपका मादा जनन अंग। अब इसके बाहर कुछ कलरफुल सी, मैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आप देखते हैं। जब किसी चीज़ का डिसीजन, आपने मूवीज़ में देखा होगा, आप किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, जिनको आप तोड़ते हो, जो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको उसमें नज़र आती है कुछ इस तरीके से, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है दलपुंज। क्या दलपुंज कहा जाता है। बेसिक लैंग्वेज में हम इनको क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। तो ये क्या है, आपकी पंखुड़ियां हैं, जिनको अपन क्या भी कह सकते हैं, दलपुंज भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से ग्रीन स्ट्रक्चर होती है लास्ट में, उसको अपन कहते हैं बाह्य दल। क्या कहा जाता है, बाह्य दल कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका एक जो फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब देखो इसमें सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, अपना सबसे अंदर प्रेजेंट होता है क्या, स्त्री जनन अंग, यानी कि आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि स्त्री केसर की संरचना बनाइए, तो आप इस तरीके से स्त्री केसर की संरचना बनाकर आएंगे। इसके बाद ये यहाँ पर जो है, ये क्या है प्रेजेंट आपके, इन्हें अपन कहते हैं पुंकेसर, जिसके दो भाग है, परागकोश, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके परागकण मौजूद होते हैं, और ये क्या है आपका फिलामेंट यानी कि तंतु। इसके बाद जो कलरफुल आपको दिख रही है, इनको अपन क्या कहते हैं, पेटल्स यानी कि पत्तियां, दलपुंज। और ये जो सबसे बाहर ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है आपके बाह्य दल, जिन्हें अपन कहते हैं सेपल। आई कैन, यही बात समझ में। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपके एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर वाला भाग क्या है आपका, ये हो जाएगा आपके स्त्री केसर, ऊपर वाला वर्तिकाग्र, ये लंबा भाग वर्तिका, और ये फूला हुआ आधारी भाग अंडाशय, जिसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, बीजांड प्रेजेंट है। इसके बाद ये जो आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपकी, इसे अपन कहते हैं परागकोश। ठीक है। ऊपर वाला जो घुंडीदार स्ट्रक्चर है उसको अपन कहते हैं परागकोश, और जो तंतु है उसे अपन कहते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु। तो इसने क्या बना लिया, पुंकेसर बना लिया। और कलरफुल पत्तियां, इनको अपन कहते हैं दलपुंज यानी कि पेटल्स, और बाहर जो ये ग्रीन कलर का है, इसको अपन कहते हैं बाह्य दल यानी कि सेपल। आई कैन, यही बात समझ में। अब अपन ने स्ट्रक्चर तो पढ़ ली कि भाई इस परागकोश के अंदर परागकण मौजूद होते हैं, जो कि जाएंगे कहाँ पर, इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। अब ये किस प्रोसेस के द्वारा जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि नर युग्मक होता है वो गतिशील होता है, तो इसमें ये जो नर युग्मक है यानी कि परागकण है, वो ही कहा जाएगा वर्तिकाग्र पर जाएगा। अब किस तरीके से आपके जो ये नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक पहुंचेंगे, देखिए आगे। पुंकेसर जो कि क्या है आपका नर जनन अंग है, ये क्या बनाते हैं, आपके परागकण बनाते हैं, सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। अब ये देखो आपको परागकोश नजर आ रहा होगा, इस तरीके से इसमें दो पालियां होती हैं। ये परागकोश के अंदर दो पाली होती है। अब जब आप इन पाली को इस तरीके से खोलते हो तो उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो ये क्या कितने 4 कोष्ठक होते हैं, 2 पाली होती है, यानी कि हर एक जो पाली है उसमें 2 कोष्ठक आपके नजर आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका पुंकेसर हो गया। नेक्स्ट जो है वो अपना क्या स्त्री केसर, जो कि क्या है मादा जनन अंग, और इस तरीके से इसमें क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग वर्तिका, और नीचे आधारी फूला हुआ भाग को अपन क्या कहते हैं अंडाशय, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बीजांड प्रेजेंट होता है, जिसी में ही तो आपके क्या है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमिट अंड कोशिका प्रेजेंट होती है। आई कैन, यही बात समझ में। चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि जो आपके फ्लावर हैं
इस स्त्री केसर के अंदर कितनी संरचनाएं होती है? 3 संरचनाएं। अंडाशय जो कि क्या है, आधारी फूला हुआ भाग है। तो इस तरीके से अपन ने जब स्ट्रक्चर बनाई तो ये जो आधारी फूला हुआ भाग है वो क्या है आपका अंडाशय। बीच वाला लंबा भाग क्या है आपका वर्तिका, और ऊपर वाला भाग क्या है वर्तिकाग्र है, शीर्ष भाग। इसी वर्तिकाग्र के ऊपर इस तरीके से पॉलेंस आके क्या होंगे आपके बैठेंगे। अब इन पॉलेंस यानी कि ये जो पराग कण है, ये जो आपके पराग कण होते हैं, इनमें एक पराग नली का निर्माण होता है। इस तरीके से पराग नली जो है यहाँ से निकलेगी और इस बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड द्वार से इस बीजांड के अंदर, ये जो अपना बीजांड है ना अंदर अपन ने बनाया, इसमें प्रवेश करती है। मैं बताऊंगी इसको कैसे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित है, प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन, निषेचन की प्रक्रिया, युग्मनज का निर्माण और नए पौधे का निर्माण। देखो क्या होगा, ये मान लीजिए ये क्या है अपने पास, ये है स्त्री केसर। इतना तो समझ आया। ये क्या है अपने पास स्त्री केसर। यहाँ पर अपने क्या आ गए, ये पराग कण आ गए। पराग कण आएंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि बस जादू हो गया और इस पे परागकण आ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो, एक प्रक्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। जब आपके परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये आपके जल के द्वारा हो सकता है, यानी कि परागकण क्या होते हैं, जैसे पानी में गिर गए, पानी के साथ बहे और दूसरे प्लांट तक पहुंच गए। या फिर आपके कीटों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा फ्लावर में जो रस होता है उसको कीट चूसते हैं, तो जब उस पर बैठते हैं तो उनके पंखों पर, पैरों पर क्या लग जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं, क्योंकि इनमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब वो कीट दूसरे फूल पे जाके बैठेगा तो उसकी स्त्री केसर पर उसके परागकण गिर जाएंगे। दूसरा इस तरीके से, या फिर ये जो आपके परागकण होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये हवा के साथ उड़ जाते हैं और उड़ के किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से परागण की प्रक्रिया होती है। अभी कितने टाइप का होता है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी। पहले यहाँ पर देखो कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी। ये क्या है आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये वर्तिका और ये अंडाशय। यहाँ पर ये क्या आ गए, परागकण आ गए। अब इन पराग कणों से क्या होगा, एक पराग नली विकसित होगी। पराग कणों से क्या होगा, पराग नली विकसित होगी। इस तरीके से पराग नली विकसित होकर इस बीजांड द्वार से इस बीजांड में प्रवेश करेगी। अब ये जो आपकी पराग नली होती है ना, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। कितने, 2 नर युग्मक। तो यहाँ पे आपकी कितनी सेल्स है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, और बीच में एक डबल न्यूक्लिएटेड सेल होती है नहीं होती। अब देखो यहाँ पर जो अंड कोशिका है, एक नर युग्मक उस अंड कोशिका को इस बीजांड द्वार से जब एंटर करेगा अंदर, तो एक नर युग्मक तो इस अंड कोशिका को जाके फर्टिलाइज कर देगा। एक नर युग्मक जो है क्या करेगा, अंड कोशिका को जाके फर्टिलाइज कर देगा, यानी कि निषेचित कर देगा, और किसका निर्माण कर लेगा, बीज का निर्माण, यानी कि युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से आपका क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। दूसरा जो इसमें पराग नली के अंदर नर युग्मक है, वो ये जो डबल न्यूक्लिएटेड सेल है ना बीच में, उसको जाके फर्टिलाइज कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, द्विनिषेचन हुआ। क्या, द्विनिषेचन, 2 बार निषेचन हो रहा है ना। एक नर युग्मक ने अंड कोशिका को निषेचित किया, दूसरे नर युग्मक ने इस मध्य वाली कोशिका को निषेचित किया। आई कि नहीं आई बात समझ में। यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर के अंदर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, युग्मनज का निर्माण होता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, ये आपके है क्या, पॉलिनेशन यानी कि परागण। देखो क्या हुआ, पॉलिनेशन के थ्रू, परागण का मतलब क्या होता है, एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प की या फिर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है।
अब ये परागण आपका कीटों के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी जानवर के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि परागकण आ गए, परागकण आए तो इसमें क्या बनी, एक पराग नली का निर्माण हुआ। इसमें दो नर क्या होते हैं, नर युग्मक, उन्होंने आके इस अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर दिया एक ने, और क्या बना लिया, फर्टिलाइजेशन के पश्चात, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और एक नए पौधे का निर्माण यहाँ पर हो गया। आई कैन यही बात समझ में, इसे अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, जिसके थ्रू आपके परागकण गए वर्तिकाग्र पर और वहां जाके कर दिया अंड कोशिका को फर्टिलाइज। देखिए आगे कि आपके परागण क्या होता है, परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परागण जो है आपका दो टाइप का होता है, एक है आपका स्वयं परागण और दूसरा है पर परागण। स्वयं का मतलब होता है अपना, यानी कि मान लीजिए ये क्या है, आपका एक पुष्प है, ये क्या है, एक स्त्री केसर, और इसके ये क्या है, परागकण। तो इसके परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्वयं परागण। परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। पर यानी कि दूसरा, पराया, तो मान लीजिए यहाँ पर एक पुष्प है इस तरीके से और यहाँ पर दूसरा पुष्प है इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक है। तो इसके परागकणों का इसकी वर्तिकाग्र पर आना, ये क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है, यानी कि दूसरे की वर्तिकाग्र पर जाना। आई बात समझ में। देखिए अब इधर कि आपके ये जो है स्वयं परागण को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। स्वयं परागण को क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है पर परागण को। इस डायग्राम में अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ, इस पुष्प के ये जो आपके क्या है पुंकेसर, ये कहाँ गए, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले गए, तो ये क्या हो गया आपका स्वयं परागण। अब देखो यहाँ से परागकण इस वाले पुष्प की वर्तिकाग्र पर गए, यानी कि एक से दूसरे में गए, तो इसे अपन कहते हैं पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, अब परागण के पश्चात परागण तो हो गया, नर युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन पराग नली के द्वारा, जिसके लिए पराग नलिका क्या होती है, विकसित होती है। पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचना, वहां पर अंड कोशिका को निषेचित करना, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। जब उसमें विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर जो है क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। आई बात समझ में। चलिए देखिए, बीजांड से एक आवरण विकसित होता है, जो कि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। बीजांड से किसका निर्माण, बीज का। और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, तो अंडाशय से निर्माण होगा फल का। किसका, फल का। तो बीज बनेगा वो बीजांड से बनेगा, और फल जो बनेगा वो किससे बनेगा, अंडाशय से। बीज में भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोद्भिद में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तभी तो नए प्लांट लगाने के लिए अपन बीज बोते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, भ्रूण है, वो आके डेवलप हो जाएगा, नया प्लांट बना लेगा। चलिए देखिए अब आगे, मानव में लैंगिक जनन। यहाँ तो अपना क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हमने देख लिया पादपों के अंदर, पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। अब बात आती है मानवों के अंदर लैंगिक जनन की। देखिए मानवों के अंदर लैंगिक जनन ये कब से जो है, एक बच्चा पैदा करने के लिए दो इंडिविजुअल्स जो है रेडी होते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है, एक एज आती है, जिसमें जो एक लड़की है और एक लड़का है वो बच्चा पैदा करने के लिए केपेबल होते हैं। उन्हें उस एज को क्या कहा जाता है, यौवन आरंभ कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है, जिसमें जनक ऊतकों का परिपक्व होना, ऊतकों का क्या होना, जनन ऊतकों का परिपक्व होना, यानी कि मैच्योर हो गए। अब यानी कि ये क्या है,
ये केपेबल है बच्चा पैदा करने के लिए। लैंगिक जनन, दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। अब देखो, मानवों के अंदर जो नर युग्मक होता है, मानवों के अंदर जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है? शुक्राणु कोशिका होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्पर्म सेल कहते हैं। और जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है? मादा युग्मक होते हैं आपके अंड कोशिका। क्या? अंड कोशिका, जो जिसको अपन क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि बेचारा एक आदमी जो है वही मनाएगा इस महारानी को जाके, यानी कि जो नर युग्मक होगा वो क्या होगा? गतिशील। क्या? गतिशील। तो वो ही जाएगा कहां पर? इस मादा युग्मक में, और इसको जाके क्या कर देगा? निषेचित करेगा। निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना बनेगी? युग्मनज बनेगी, जायगोट, और उसमें डेवलपमेंट होगा तो वो एम्ब्रियो में, भ्रूण में विकसित होगा और फिर एक नया बच्चा जो है वो बन जाएगा। अब ये जो आपका निषेचन होता है ये दो तरीके से हो सकता है। निषेचन जो है वो आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका होता है आंतरिक निषेचन। क्या होता है? आंतरिक निषेचन, यानी कि अंदर होने वाला। तो जब ये निषेचन, फर्टिलाइजेशन एक जीव के शरीर के अंदर होगा, यानी कि दोनों युग्मक एक जीव के शरीर के अंदर मिलेंगे, उसे अपन कहते हैं आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमारे अंदर होता है ह्यूमन बीइंग्स में। एक होता है आपका बाहरी निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होगा कि जो दोनों युग्मक है, मेल और फीमेल, उनका जो संयुग्मन है, मिलना शरीर के बाहर होगा, उसे अपन कहते हैं बाहरी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए, लैंगिक जनन, दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन बाहरी तथा आंतरिक स्थानांतरण द्वारा। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। किसकी? विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। तो देखो, जो नर होते हैं, मेल्स होते हैं, उनमें प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो क्या है? वृषण है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग है वृषण, जिसे अपन क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और फीमेल के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है वो है अंडाशय, जिसे अपन कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी। ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग है, यानी कि इन्हीं के अंदर आपके जो युग्मक है वो बनेंगे, शुक्राणु और अंडाणु। अब इनका, यानी कि जो आपके शुक्राणु है, उसका ट्रांसफर के लिए विशिष्ट अंग पाया जाता है। ये सारे अंग आपस में मिलके एक तंत्र बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे? मेल के अंदर जो तंत्र बनेगा उसे अपन कहेंगे नर जनन तंत्र, और फीमेल के अंदर जो तंत्र बनेगा उसे अपन कहेंगे मादा जनन तंत्र। देखिए आगे एक बार, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। किसके अंदर? नर के अंदर। और मादा के अंदर क्या बनाएंगे? मादा जनन तंत्र। ठीक है, देखिए ये क्या है? आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं फीमेल में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। एक ओवरव्यू यहाँ पर आप देख लो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये किस किस से मिलके बना होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर लिख देती हूँ मादा जनन तंत्र। ये किस किस से आपका मिलके बना होता है? तो प्राथमिक अंग क्या है? सबसे पहले अपना ओवेरी, यानी कि अंडाशय, जिसके अंदर अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि जिसके अंदर अंड कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। दूसरा आपका आता है फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फिर उसके बाद आपकी आती है तीसरा गर्भाशय, जहां पर आपका जो बच्चा है, युग्मनज जो बन गया, वो इम्प्लांट होगा गर्भाशय में जाके, यूटेरस में जाके। फिर आपका आता है सर्विक्स, ग्रीवा, और फिर है योनि, यानी कि वेजाइना, तो जिसके थ्रू बच्चा बाहर आता है 9 महीने के बाद।
ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपके मादा जनन तंत्र। तो देखो इधर ये क्या है, अंडाशय। ये जो आपको इस तरीके से नजर आ रही है ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है आपका, ये है यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ये ग्रीवा और ये क्या है, वेजाइना। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आपका नर जनन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। तो सबसे पहला तो वृषण यानी कि टेस्टिस, उसके बाद जो है शिश्न यानी कि पीनिस, अधिवृषण, फिर उसके बाद क्या है अधिवृषण जिसे अपन कहते हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, उसके बाद अपना आता है क्या, तो उसके बाद अपनी आती है ये इस तरीके से, ये सब मिलके आपके प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, इसमें एक प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब मिलके आपके क्या बनाती हैं, ये मिलके बनाएगी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो संरचना है वो किसकी है, वृषण की। इसके ऊपर ये संरचना आपको नजर आ रही है, ये क्या है, अधिवृषण। ये जो है इस तरीके से जा रही है, इनको अपन कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। अब ये आगे जाके कहाँ पर मिलती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, इधर ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर ये आगे जाके खुलती है किसमें, यूरिथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर खुल जाती है। तो इस यूरिथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा, तो यहाँ पर जो एक अंग है वो क्या भी आएगा, मूत्र मार्ग। इस यूरिथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन का उत्सर्जन भी होता है, साथ के साथ स्पर्म्स का उत्सर्जन भी इस यूरिथ्रा के द्वारा ही होगा। आई कैन यही बात समझ में। और इस तरीके से आज जो है अपन ने क्या पढ़ लिया, पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन देख लिया, और उसके साथ साथ हमने देख लिया मानव में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा है। फिर अब अपन इसको अगली क्लास में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, किस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया होती है। देखिए क्या क्या पढ़ा आज, तो लैंगिक जनन जिसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, विपरीत लिंगी, और ये जो है अपने अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं। एक बनेगा आपका क्या, नर के अंदर बनेगा नर युग्मक और मादा के अंदर क्या बनेगा, मादा युग्मक। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसा होता है, तो देखो इसमें जो मादा की संरचना है उसे अपन कहते हैं, मादा जनन अंग की संरचना को कहा जाता है स्त्री केसर, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय प्रेजेंट होते हैं। जो नर जनन अंग है उसकी संरचना को कहा जाता है पुंग केसर, जिसमें आपके परागकोश, जिसके अंदर परागकण मौजूद है, और फिलामेंट तंतु। अब इसमें क्या होगा कि जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक जाएंगे किसी भी जल के द्वारा, कीड़े के द्वारा, किसी कीट के द्वारा या हवा के द्वारा, तो इसे अपन कहते हैं परागण। ये दो तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्व परागण में क्या होगा कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर गए तो स्व परागण, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गए तो उसे अपन कहते हैं परपरागण। अब इसमें क्या होगा कि पराग कणों से एक पराग नलिका विकसित होगी जिसमें आपके नर युग्मक प्रेजेंट है। वो नर युग्मक बीजांड द्वार से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं, अंड कोशिका को फर्टिलाइज करेगा और क्या उसको निषेचित करके किसका निर्माण कर लेगा, एक युग्मनज का निर्माण कर लेगा, जो कि डेवलप होकर आगे भ्रूण विकसित करेगा। बीजांड से बीज का निर्माण, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इस तरीके से पादपों के अंदर लैंगिक जनन हुआ। मानवों में लैंगिक जनन हमने स्टार्ट किया। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु। अब ये जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो दो तरीके से होती है, तो इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है। आंतरिक निषेचन जब शरीर के अंदर हो। अब जब युग्मकों का संयुग्मन शरीर के बाहर हो तो उसे अपन कहते हैं बाहरी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही एक युग्मनज बनता है और भ्रूण जो है वो विकसित होता है आगे। इसको अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।